I will teach you numerical solutions of lesson number 5 and your first question is question number 52. 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से एक 9th का भी फार्मूला यूज होना है। आप जानते हैं किसी भी चालक किसी भी वस्तु को दी गई उष्मा या ली गई उष्मा का सूत्र एक पढ़ा होगा 9th में, Q = ms डेल्टा टी। पढ़ा तुम लोगों के समय में था, अब तो ये नहीं है सिलेबस में। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज होना है। लिखा है जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 एम्पेयर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए कुंडली का जो रेजिस्टेंस है 10 ओम है और कितने समय तक कुंडली चलती है 10 मिनट तक। 10 मिनट का मतलब कितने सेकंड हो गए 300 सेकंड हो गए ये। और इसका जो करंट सप्लाई इसमें हो रही वो I = 0.5 एम्पियर। ये जल है, मान लीजिए कप में किसी बर्तन में भरा हुआ, इसमें ये कॉइल पड़ी हुई है। ये कॉइल के बारे में सब कुछ दे रखा है, गीजर जिसको कहते हो, जिसको गर्म करता है जल को, तो ये सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 52, एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, अर्थात जल के ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर जल 40 में था तो उसका 41 हो जाता है, कितने मिनट में 10 मिनट में, ठीक है। अगर उसका 100 था तो 101 हो जाता है। तो वृद्धि और कमी जब कहे तो वो डायरेक्ट डेल्टा टी होता है टेम्परेचर। ये टी टाइम था, यहाँ पर डेल्टा टी हम कैपिटल टी ले रहे हैं। टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट होता है 1 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। यदि समस्त उष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती हो तो जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ये देखिए यहाँ पर एक शब्द बोल दिया है, समस्त उष्मा जल को गर्म करने में वेस्ट होती है। अगर ये नहीं बोलता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि कुछ उष्मा जल को मिल रही है और कुछ उष्मा इस बर्तन को मिल रही है जिस बर्तन में जल रखा है, क्योंकि जल को हाथ में तो नहीं लिया जा सकता, किसी बर्तन में गर्म किया जाएगा ना। तो यहाँ पर ये कह दिया समस्त उष्मा जितनी ये दे रहा है वो किसको मिल रही है, जल को ही मिल रही है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, इस कुंडली द्वारा दी गई उष्मा बराबर जल द्वारा ली गई। बस यही हमारा फार्मूला यहाँ पर लगना है कि कुंडली द्वारा दी गई उष्मा बराबर जल द्वारा ली गई उष्मा। अब कुंडली कितनी उष्मा देगी, ये तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो प्रोड्यूस उष्मा बराबर हीट क्या होती है I2RT होता है। तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे I2RT। कोई भी कुंडली कोई भी तापक तार जो गर्म होता है उसके द्वारा दी गई उष्मा I2RT से निकाल सकते हैं आप। तो I2RT से लिए किसमें आएगी, जूल में आएगी, कैलोरी में नहीं है, जूल में आएगी। और किसी भी वस्तु को दी गई था ली गई उष्मा का फार्मूला आप एग्जाम में पढ़े हो, उसमें पढ़े 9th में होता है ms डेल्टा टी। डेल्टा टी जहाँ पर होता है ताप में परिवर्तन। तो यहाँ पर जो S है वो विशिष्ट उष्मा होती है जल की, और जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है याद है किसी को, 1 होती है। जल की विशिष्ट उष्मा 1 होती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ms डेल्टा टी। I का मान कितना है 0.5, स्क्वायर करेंगे। R का मान कितना है 10 है, और T की वैल्यू कितनी M निकालना है। जल की विशिष्ट उष्मा 1 होती है, लिख लेना यहीं पर कहीं भी। और डेल्टा टी ताप में परिवर्तन कितना हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस हुआ है यहाँ पर। तो आपको इसमें निकालना है खर्च होती है, तो जल का द्रव्यमान ज्ञात किया। द्रव्यमान आपको निकालना किसमें है, ग्राम में निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक द्रव्यमान दिया हुआ है किलोग्राम में, जो यहाँ पर निकलेगा वो किलोग्राम में होगा। ये आ रहा है 0.25 इंटू ये कितना हो जाएगा 6000 = m। यहाँ पर आपको 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 150 आ जाएगा, 25 150 होता है, और ये 2 0 आ जाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो m बराबर 1 0 कहाँ से बनेगा, हाँ 6000 हो जाएगा, यहाँ पर 6000 हो जाएगा। तो दशमलव यहाँ पे लगेगा, ये आ जाएगा कितना, द्रव्यमान इतने ग्राम आ गया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज हाँ और ध्यान रखना, ये जो पूरा निकलता है ये कैलोरी में निकलता है, जूल में नहीं निकलता है। ये जो इधर निकलता है कैलोरी में और ये किस में निकलता है जूल में, तो दोनों को सेम करना है। तो इसके लिए देखो क्या होगा, ये कैलोरी में है, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल।
तो अब चाहो तो इसको जूल में बदल लो या इसको कैलोरी में बदल लो। जब भी आप फार्मूला लगाते हो Q इक्वल टू MS डेल्टा T, तो यहाँ पर जो आंसर निकलता है वो किसमें निकलता है? कैलोरी में निकलता है। ठीक, और इधर ये आंसर किसमें निकलता है? जूल में निकलता है। तो इस कैलोरी को हम बदल ले रहे हैं किसमें? जूल में बदल ले रहे हैं। कितने से गुणा कर दें? 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें। और एक चीज, ये जब कैलोरी में निकलता है तो ये जो आपका होता है वो किसमें होता है? ग्राम में होता है। तो ये सीधे ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4.2 से मल्टीप्लाई होगा। 4.2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड 0 अपॉन 4.2 एम इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 50 अपॉन 4.2, हाँ ये आ जाएगा 357.14। 357.14 इतना आ जाएगा ग्राम में आंसर। क्यों? क्योंकि इसको मैंने किलोग्राम में नहीं चेंज किया है, ग्राम में ही रखा है। अगर यहाँ पर किलोग्राम में आंसर आता तो लास्ट में फिर हम चेंज करते। यहाँ पर जब भी m होता है तो एक ग्राम में होता है, ये आपको समझ के चलना है। अगर आपको जरूरत है किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब ग्राम में होगा तो सूत्र यहाँ पर आएगा, मात्रक आएगा कैलोरी। अगर यहाँ पर किलोग्राम में होगा तो मात्रक आएगा किलो कैलोरी। ठीक है, तो जनरली आपको शब्द के करना क्या है? एक चीज यही फार्मूला लगाना है। ये कैलोरी में आएगा, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसमें हो जाएगा? जूल में हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो m निकल करके आएगा वो किसमें आ जाएगा? ग्राम में आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 जो है आपका, ये भी ऐसे ही है थोड़ा सा। 52 में दे रखा है, जल में रखी एक 52 बता रहे हैं, 53 नंबर। हाँ 53 नंबर अब आपको करना है। 53 एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध। देखिए इसका वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट और इसका प्रतिरोध दे रखा है 55 ओम। 55 ओम दिया हुआ है। एक ये कोई बर्तन है, इसमें एक तापक तार ये लगा हुआ है, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। इतने ओम है। यदि उत्पन्न उष्मा का 25% व्यर्थ हो जाता है, 25% व्यर्थ हो जाती है तो जल को मिलती कितनी उष्मा होगी? 75%। जब 25% व्यय हो गई तो 100% का कितना बता? 75%। वो जल को उष्मा प्राप्त होती है। तो 2 लीटर जल को जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस से है 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितना समय लगेगा? 2 लीटर यहाँ पर जल लिया है। देखो फिजिक्स में लीटर जो होता है उसको डायरेक्ट हम किलोग्राम मान लेते हैं, जबकि इसमें डिफरेंस होता है। आप जानते हैं ना, लीटर किलोग्राम में डिफरेंस होता है, लेकिन फिजिक्स में हम लीटर को डायरेक्ट किलोग्राम मान लेते हैं यहाँ पर। तो 2 किलोग्राम का जब जल है, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस और लास्ट में इसका टेम्परेचर बढ़ा के करना कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस करना है। ठीक है, तो ताप में वृद्धि कितनी करनी है? 10 डिग्री सेल्सियस करना है। देखो नहीं 100 करना है, 100 करना है बाद में 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना आपको बढ़ाना है? 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके द्वारा जो दी गई है उष्मा है, उसने यहाँ पर ताप में परिवर्तन कितना दिया है? डेल्टा टी कितना कर दिया है? 90 डिग्री सेल्सियस। क्या ये बात समझ में है कि 10 था ही, और जब आपने कुछ समय तक चलाया, यही पूछा गया कितने समय तक यूज किया गीजर को। माना तापक को T समय तक प्रयोग किया, जिससे ताप 10 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया? 90 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, तापक द्वारा दी गई उष्मा। यहाँ पर लिखेंगे पहले, क्योंकि तापक द्वारा दी गई उष्मा का 25% व्यय हो जाता है। व्यय हो जाता है अर्थात वो उष्मा मिलती ही नहीं, उसको बाहर ही कहीं लॉस हो जाती है, क्योंकि तापक का कुछ भाग बाहर निकला रहा होगा या कुछ भी होगा, व्यय हो जाता है। अतः जल को कितने प्रतिशत मिलेगी? अतः जल को प्राप्त उष्मा बराबर कितनी होगी? 75%। तो तापक द्वारा निकली उष्मा I²RT हो गई। इसका 75% आप निकाल लीजिए। 75% परसेंटेज निकाला जाता है ना, 8 उसका 75%, 75/100। इतनी उष्मा किसको मिल रही है? जल को। तो ये हो गई तापक द्वारा दी गई उष्मा। यहाँ पर चाहे एक लाइन लिख लीजिए बना करके, तापक द्वारा दी गई उष्मा
बराबर जल द्वारा ली गई ऊष्मा। पढ़ पाओगे हम क्या लिख रहे हैं? तो पढ़ ले, वो महान है। एम एस डेल्टा टी। आई कितना दिया हुआ है? आई यहाँ पर नहीं दिया, आई आपको निकालना पड़ेगा। बी और आर दे रखा है, यहीं पर आई हम निकाल दे रहे हैं। आई इक्वल टू बी अपॉन आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बी कितना है यहाँ पर? 220, आर है 55, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 5 जा 11 2 जा 4। देख लीजिए कैलकुलेशन सही है। 11 2 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 5 जा, सही है ना? 4। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करोगे, आर हो गया 55, पी आपको निकालना है। इसको यहाँ कैंसिल आउट कर दे रहे हैं तो आ जाएगा 3/4। लाइट चलाने के चक्कर में इधर मत भूल जाना सब कुछ, लाइट 1 मिनट बाद ही आ सकती है। देखो हमने क्या क्या, आई की वैल्यू 4 रख दिया है, ये 42 नहीं है, स्क्वायर ऑफ 4 है, 4 का स्क्वायर। टी सॉरी आर कितना 55, टी टाइम आपको निकालना है कितने समय तक चला होगा। 55 यहाँ पर 75 था, यहाँ 100 था, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, यहाँ कैंसिल यहाँ कैंसिल। एम निकालना है, दिया है 2 लीटर दिया हुआ है। एस ये 2 किलोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, तो इधर की जो उष्मा होगी वो किसमें आएगी? किलो कैलोरी में। 2 किलोग्राम दिया है, इसको अगर हम ग्राम में चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो हमने कहा था कि अगर यहाँ पर जूल में और इधर कैलोरी में है तो ये यहाँ पर द्रव्यमान किसमें होता है? ग्राम में रखा होता है। तो 2 किलोग्राम है, उसको हम कितना करेंगे? 2000 ग्राम। एम इक्वल टू 2 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 2000 ग्राम। एस जल के लिए सदैव 1 होता है, एस का मान 1 होता है जल के लिए। डेल्टा टी आपको कितना दिया हुआ है? 90 दे रखा। टी निकालना है। अब यहाँ पर फिर वही करना पड़ेगा, ये जूल में है, ये कैलोरी में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? चाहे इसको 4.2 से डिवाइड कर दीजिए या यहाँ पर 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4.2 अब दोनों तरफ वैल्यू किसमें हो गई? जूल में वैल्यू हो गई। ठीक, ये छूट गया यहाँ से 3/4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16, ये से कैंसिल हुआ, 4 आ गया। इसको पहले मल्टीप्लाई करें जो आसान है कैलकुलेशन, 3 से 4 को पहले करिए, कितना आ गया? 12 55 टी बराबर 0.09042। यहाँ से 12 70 हटाए तो इसके अपान में कर दें, हो सकता है कुछ कट ही जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाए। 4.2 अपान 12 इंटू 55, कटेगा कुछ है नहीं, ये कट जाएगा थोड़ा सा, 3 देखो 12 3 9, ये हो गया। अब 4 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, 4 से उसको भाग करो 500 आ जाएगा। अभी 5 से इसको काट दो 11 आ जाएगा, इसको 5 से और कैंसिल करेंगे कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, और 100 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो आएंगे लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा? दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे कितना बचा है? 11 बचा है। टी इक्वल टू 2 जीरो हो गए, 3 2 6 12 बटे 11, टी इक्वल टू कितना आएगा? 11 बन जा 11, कितना बचा है यहाँ पर? 16, 11 बन जा 11, कितना बच रहा है? 5 बचा है ना, 50 हो जाएगा। 11 हो जा 44, कितना बचेगा? 6 60 हो जाएगा। 11 5 जा, अब कितना बच रहा? अब फिर कुछ बचा ना, 5 बचा है तो 11 4 जा फिर से हो जाएगा। लगभग इतने सेकंड में ये आंसर आएगा आपका। आंसर सेकंड में आ रहा होगा, अगर किसी में कन्वर्ट करना मिनट वगैरह में तो दूसरा। ये दोनों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 54 में आपको दे रखा है एक 50 वाट का बल्ब P इक्वल टू 50 वाट और दे रखा है 200 वोल्ट की लाइन से लगा हुआ है। V इक्वल टू 200 वोल्ट, ये 200 वोल्ट की लाइन से लगा हुआ है, इसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको I और R तो इतने से ही निकल आएगा।
यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है देखिए। पहले आई आर निकाल लीजिए। आई इक्वल टू क्या होता है P अपन V। तो P कितना है 50 और P का मान है 200। 50 और P 200 होता है 4 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 4 से 20 कितने एम्पियर। पहला आंसर आया 0.25 एम्पियर। ये फिर आपको रेजिस्टेंस निकालना है R। R इक्वल टू क्या लगाओगे V स्क्वायर अपन P। यही होता है ना R इक्वल टू V स्क्वायर अपन P। V हो जाएगा 200 अपन P है 50। ये 0 कैंसिल होगा 5 तो 20 हो गया 800। ये आपको बल्ब के बारे में सब कुछ पता हो गया। बल्ब की शक्ति, बल्ब कितने वोल्ट से चलना, बल्ब कितने एम्पियर धारा लेगा, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, ये सब कुछ आपको पता चल गया है। अब में दिया हुआ है कि कुछ नहीं कर हो जाता है कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसका 10% प्रकाश में चला गया 90% जो होगा वो आंसर हो जाएगा आपका कि 90% ऊष्मा व्यय हो रही है। ये तो पहले उत्पन्न ऊष्मा निकाल लीजिए। उत्पन्न ऊष्मा बराबर आएगा I स्क्वायर RT। ठीक है, ये प्रति सेकंड अगर निकालना है आंसर आपको तो टी का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे। प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा तो यहाँ पर करते हैं प्रति सेकंड। प्रति का चिन्ह ये होता है प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा तो टी का मान हम यहाँ पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे। आई का मान ये हो गया आर का मान ये हो गया और टी का मान 1 हो गया। ये जो टोटल आई स्क्वायर आर टी हम निकाल रहे हैं तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। अभी देखो अगर हम प्रकाश निकाले कितना उत्पन्न हो रहा है टोटल तभी आई स्क्वायर आर टी से ही निकालेंगे। अगर हमें ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो रही है वो भी आई स्क्वायर आर टी से निकालेंगे। क्योंकि प्रकाश क्यों उत्पन्न हो रहा है जब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जब फिलामेंट गर्म हो रहा है तभी तो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो एक कुल एनर्जी निकल रही है। इतनी एनर्जी टोटल निकली है किससे फिलामेंट से। ऊष्मा के उसमें की 10% प्रकाश में बदली 90% ऊष्मा में। तो अब इसका हम 90% निकाल लेंगे। ये कितना होता है 625 होता है। 25 को 25 से जब गुणा करें 4 अंक बाद दशमलव लगेगा 2 अंक बाद यहाँ है 2 अंक बाद और यहाँ पर आप लिखेंगे इतना इनटू इसका 90% यहीं पर निकाल लीजिए। चाहे एक लाइन यहाँ पर लिख लीजिए चूंकि 10% प्रकाश में बदलता है। प्रकाश में बदलता है अतः उत्पन्न ऊष्मा 90% होगी। इसका 90% निकाल लीजिए 0.0625 इंटू 800 9 से गुणा करोगे 90 से इसको 90 से गुणा करोगे और 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे 0.025 इंटू ये हो जाएगा 420 ना करो अभी गुणा नहीं कर पाओगे 8 से पहले इसको गुणा कर लो 8 × 40 का 0 हासिल है 4 8 × 16 4 20 हासिल है 2 8 × 48 2 50 दशमलव कितने अंक बाद लगा था 4 अंक बाद तो दशमलव भी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा करना है 90 से। इनके बाद इनका कोई मतलब नहीं होता। दशमलव के बाद अगर 0 0 है केवल और कुछ नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। 9 बचे कितना हो जाएगा 48। ये एक 0 इसका लगा लिया 1 अंक बाद दशमलव लगा लो 45। ये उसमें आएगी जूल प्रति सेकंड। अगर कैलोरी में निकालना है तो 45/4.2 कैलोरी क्या जाएगा कैलोरी प्रति सेकंड। आंसर किसमें निकालना था आपको हाँ कैलोरी प्रति सेकंड में निकालना है। हमने ये जो निकाला है किसमें निकला था जूल प्रति सेकंड। इसको डिवाइड कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा कैलोरी प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत इजी मुझे नहीं कराना है। P = 1 किलोवाट लिखा हुआ है। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट 1000 वाट। ये P दे रखा है और V दे रखा है 200। आपको निकालना है I फार्मूला लगा देंगे I बराबर P/V कैलकुलेट कर लेना। निकालना है R लगा दीजिएगा V² T कहाँ से निकला R फिर निकाला ऊष्मा H = I² RT।
हो जाएगा, बस इतनी चीजें निकालना है, हो जाएगा ना। पिछले क्वेश्चन जैसे 56 नंबर देखिए, 56 इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहाँ से कुछ लॉजिक्स और क्लियर होंगे आपके। दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ये हो गया ए नगर, एक हो गया बी नगर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर। तो इनके बीच तार लगाए जाए, कितने लगेंगे? 150 किलोमीटर तार लगेगा, ठीक है। 150 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है। अगर ए से बी की ओर करंट जा रहा है तो प्रत्येक किलोमीटर पर 8 वोल्ट विभवांतर जो होता है प्रति किलोमीटर ना, प्रति किलोमीटर गिरता है। अभी वोल्टेज डाउन क्यों हो रहा है? हर एक किलोमीटर पर 8 वोल्ट डाउन हो रहा है, तो 150 किलोमीटर में तो बहुत डाउन हो जाएगा। तो वोल्टेज क्यों डाउन हो रहा है? तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा उत्पन्न हो रही होगी। तो तार का रेजिस्टेंस 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर गिर रहा है, कितना विभवांतर? 8 वोल्ट। तो देख लीजिए फिर 150 किलोमीटर अगर जाएगा करंट एक से दूसरे स्थान, तो कितना वोल्टेज वहां तक जाते जाते डाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पर V है तो यहाँ पर V नहीं बचेगा, V से डाउन हो गया होगा कितना? 150 गुणे 8, क्योंकि 1 किलोमीटर पर इसको हम विभव पतन कहते हैं। वोल्टेज को डाउन होने को क्या कहते हैं? विभव पतन, वोल्टेज का गिरना 8 वोल्ट। इसलिए 150 किलोमीटर पर विभव पतन कितना हो जाएगा? 150 गुणे 8 कितना होता है? 12 से 15 से 120, ये 1200 वोल्ट का वोल्टेज डाउन हो गया। अगर यहां से चला होगा 11,000 वोल्ट, तो बी गांव में कितना पहुंचेगा? 11,000 माइनस 1200, ठीक है। तो यहाँ अगर बी चला होगा तो यहाँ पर वोल्टेज पहुंचा होगा, बी में से घटा दीजिए कितना? 1200। ये डिक्लेयर करता है कि एक गांव से दूसरे गांव जाने में वोल्टेज डाउन हो जाता है। इसीलिए पावर हाउस वाले कहते हैं मैं 220 वोल्ट भेज रहा हूँ, लेकिन गांव में पहुंचता इतना कभी नहीं पहुंचता, ना के बराबर। अगर बाई चांस वहां की सप्लाई 220 से भी ज्यादा हो गई, तब आपके गांव में कितनी पहुंचेगी? 220 पहुंचेगी। अगला इसमें पॉइंट जुड़ा हुआ है, नगर भेज जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर इतना गिर जाता है, और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। प्रतिरोध दिया है ना, तभी तो वोल्टेज डाउन दिया है। 1 किलोमीटर तार का प्रतिरोध है 0.5 ओम। 1 किलोमीटर तार का प्रतिरोध बराबर है 0.5 ओम। तो 150 किलोमीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर तार का प्रतिरोध बराबर 0.5 गुणे ये 150 किलोमीटर। अगर इतना तार लिया जाता है 1 किलोमीटर, तो उसमें प्रतिरोध इतना है, तो 150 किलोमीटर लंबा तार है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये कितना आएगा? 15 से 75 ये आ जाएगा ना, तो 75 किलो बचेगा। इतने ओम प्रतिरोध है पूरे तार का प्रतिरोध पता हो गया। दोनों के बीच विभवांतर कितना है वो आपको पता हो गया है, और किलोमीटर से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है कि तारों से होकर बहने वाली वैद्युत धारा, तारों से होकर बहने वाली वैद्युत धारा I = V/R, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR होता है। V विभव पतन कितना हुआ? 1200, और R कितना आया? 75। कितने? 25 से भाग हो जाएगा, 25 यहाँ 75, 25 × 100, 25 × 200 कितना हो जाएगा? 16 × 48, 16 एम्पियर। 16 एम्पियर करंट इसमें से होकर के फ्लो हो रहा है। पहला आंसर हो गया। बहने वाली वैद्युत धारा, वैद्युत शक्ति का ह्रास कितना होगा? जब यहाँ पर करंट डाउन हो रहा है, वोल्टेज डाउन हो रहा है, तो वैद्युत शक्ति का भी ह्रास हो रहा है, वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी लॉस हो रहा है। तो कितनी एनर्जी लॉस हो गई होगी यहाँ से यहाँ तक? अतः वैद्युत शक्ति हानि। वैद्युत शक्ति के बहुत से फार्मूले तुमको हम बताए हैं, जो मन हो वो लगा दो, यहाँ पर सबसे निकलेगा। चाहे इस पर RT लगा दो, चाहे PV लगा दो, सबसे आसान P = IB। IB सबसे आसान है। I कितना आया है? 16। B कितना गिरा हुआ है? 1200। 0 0 16 32 का 2, 5 3 16 3 कितने वाट
अगर किलोवाट में बदलोगे तो 1000 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 19.2 किलोवाट। वाट और किलोवाट में संबंध जानते हो, जब 1000 वाट होते हैं तो 1 किलोवाट बन जाता है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी लॉस होगी, इतने एम्पियर करंट इसमें फ्लो होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 57, एक 500 वाट का वैद्युत हीटर, एक हीटर है, उसकी शक्ति कितनी है 500 वाट। 500 वाट का हीटर है, कितने घंटे चला दोगे जो 1 यूनिट लॉस कर देगा, डायरेक्ट बता सकते हो। 500 वाट का हीटर है और यहाँ जितना लिखा होता लगभग यही होता भी, आपका हीटर 500 वाट का ही होता है अबाउट। तो इसको कितने घंटे चला दोगे जो 1 यूनिट लॉस कर देगा 2 घंटे। इसको 2 घंटे चला दीजिए, 1 यूनिट विद्युत लॉस कर डालेगा। ये बना हुआ है 115 वोल्ट की लाइन के लिए, 115 वोल्ट से इसको जोड़ना चाहिए था, तब ये पूर्ण शक्ति से चल रहा होता। ठीक है, लाइन से काम करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट रह जाता है तो उससे उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। माना कि हीटर का प्रतिरोध नियत रहता है, प्रतिरोध तो कभी बदलेगा नहीं, तो नियत रहेगा। तो पहले देखिए यहाँ कितने एम्पियर की धारा बह रही है, I = P/V। P हो गया 500/P हो गया 150, 5 से कटेगा ना, 100/5 में 10, 5 या 15, ये इतने एम्पियर, यहाँ पर इतने एम्पियर सप्लाई हो रही थी। ठीक है, इसका प्रतिरोध कांस्टेंट है, वो एक बार निकालिए, दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा। R = क्या होता है फार्मूला, V²/R। तो ये हो जाएगा V² अर्थात 115, ये तो बहुत कैलकुलेशन हो रही है, अपॉन R, V²/P। P की वैल्यू है ये 5 से डिवाइड होगा, इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 23, अपॉन यहाँ पर 5 से करेंगे आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 115, और 5 से हम काट दें इसको 2 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको 23 से गुणा करो, तब तक हम आगे लिख रहे हैं, गलत मत करना। ये रेजिस्टेंस और आई मैंने निकाल लिया, ये तो आपको निकाल लेना चाहिए हर क्वेश्चन में, जहाँ पी और वी मिले आप ये निकाल ही लीजिए, जरूरत पड़ेगी आगे, पड़े नहीं तो कोई बात नहीं है। अब लिखा है इसको 110 वोल्ट से जोड़ा जाए तो उसमें कितने, चलिए लिख लेंगे, तो उससे उत्पन्न ऊष्मा कितने % कम हो जाएगी। माना कि हीटर का प्रतिरोध नियत है 500/20, इतने ओम। आपने ये दो चीजें निकालिए, अब आपको ऊष्मा निकालना है कितने % कम हो जाएगी। पहले यहाँ तो देखिए ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, उत्पन्न ऊष्मा H1 पहली स्थिति में उत्पन्न ऊष्मा क्या लगा दें, I²RT। I का मान क्या है, कुछ नहीं बोलोगे, 100/10, इसका स्क्वायर हो गया I²। R का मान रखो या ना रखो, R कट जाएगा अभी, टीवी नहीं रखते हम, जितने समय तक पहले चलाए उतने समय तक बाद में भी हमने चलाया, जो वोल्टेज गिर गया। मतलब अगर इसको हम इतने वोल्ट से जोड़ते तो माना 1 घंटा चला लेते, देखते 1 घंटे में कितनी ऊष्मा लॉस हुई, इतनी। उसके बाद जब वोल्टेज गिर के डाउन हो गया, कुछ कम हो गया, 110 हो गया, तब भी हम 1 घंटे चला ले, तब देखिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, और फिर दोनों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, यहाँ पर चाहे कहीं लिख लीजिए, माना हीटर को T समय तक यूज किए हैं, रेजिस्टेंस का मन हो रखो या ना रखो, रखोगे भी कट वैसे जाएगा। फिर कहोगे जब विभव 110 वोल्ट हो जाता है, तो अब ये बताइए, आप फार्मूला पढ़ते हैं V = IR, तो इस समय कह दिया है कि R बदलेगा नहीं, R कांस्टेंट रहता सदैव। तो अगर आप वोल्टेज बदल दिए तो बदलेगा क्या, सीधे से I बदलेगा। अगर वोल्टेज आपने 115 से 10 वोल्ट कर दिया है तो R तो बदलता नहीं, कांस्टेंट है, तो क्या बदलेगा, I। तो अब I निकालिए कितना हो जाएगा। हमने लिखा जब विभव 110 वोल्ट हो जाता है तो I = फिर से फार्मूला लगाओगे क्या, P/V। तो P तो वही, शक्ति उतनी ही रहती, शक्ति भी नहीं बदलती उपकरण की, शक्ति हो गई 500, और V अब कौन सा रखोगे 110। पहले वोल्टेज 15 था, तब हमने I निकाला, तब हमने निकाला कि इतनी शक्ति लॉस होती है घंटे में T समय में। अब हम यहाँ पर I निकाल रहे हैं तो इतना हमारा आ रहा है 50 कटे ज्यादा आ रहा है, इतने एम्पियर। अब फिर हम देख लें कितनी एनर्जी लॉस होगी, वही T समय में आता है, T समय में यहाँ पर लिख देते हैं, T समय में उत्पन्न ऊष्मा, अतः T समय में उत्पन्न ऊष्मा
फार्मूला वही लगेगा, H2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, आई कितना है 50/11, इसका स्क्वायर करेंगे आर और टी। आर रखो तो फिर भी यही तो रखना पड़ेगा, तो पहले लिखा था वही, अब भी निकाला। अब देखा कितने प्रतिशत कम हो जाती, प्रतिशत कम कैसे निकाला जाएगा, कमी गुणे 100 बटे पहले का मान। प्रतिशत ऐसे निकाला है, प्रतिशत कमी कहा है तो कितना कम हो गई है, अर्थात ये ज्यादा होगी और ये वाली हीट एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो प्रतिशत कमी, उष्मा में प्रतिशत कमी बराबर H1 माइनस H2, ये कमी निकल आएगी, कमी हो रही इसका मतलब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो H1 में से H2 करोगे कमी निकल आएगी, बट्टे गुणे में 100 करोगे और बट्टे में कर लोगे जो पहले का मान होता है, जैसे 600 पूर्णांक होता है तो बट्टे में 600 रखते हो, वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा H1। तो अब H1 माइनस H2 हमको करना पड़ेगा। H1 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर चुके थे 529 आर टी माइनस H1 कितना है ये H2 का मान रखेंगे 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और 11 का स्क्वायर होता है 121 और आर टी। अब इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 100, चलिए यहाँ पर समझ लीजिए 100 लिखा हुआ है, ठीक। अपान में कितना हो जाएगा ये वाला मान, ये वाला जो आया है, कैलकुलेशन देखिए कितनी हाई हो रही, आर टी बटे 529, ठीक है, समझ पाए। ये लिखा है H1 का मान कैलकुलेट करके रख दिया है, ये रखा H2 का मान कैलकुलेशन करके रख दिया, अभी कैंसिल हो जाएगा बहुत कुछ, आर टी वही रखेंगे, अब आर का भी मान रख देंगे तो कैलकुलेशन बहुत हाई हो जाएगी। नीचे भी आप यहाँ से आर टी कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पर केवल ये 10,000 अपान 529 माइनस कितना बचेगा 2500 बटे 121 गुणे में होगा 100 और बटे में हो जाएगा 10,000 ये, और ये जो 529 है क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 529 100 ये 2 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो कटेंगे। अब इसको सोल्यूशन अपने आप कर लोगे कैलकुलेशन घर पे, वहां आंसर आ जाएगा, चाहे कैलकुलेटर से डिवाइड करो। क्वेश्चन नंबर 58 की कैलकुलेशन इजी होगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। किसी डायनमो का विभवांतर, डायनमो किसको कहते हैं, जो जनरेटर ये होते हैं इनको आप डायनमो कर सकते हो। ये 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, उसके द्वारा 60 वाट की 320 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। देखिए 60 वाट की है, शक्ति की 60 दी हुई है और ये कितनी समांतर क्रम में सभी जुड़ी हुई है, तो 60 वाट की 320 बत्तियों को आप समांतर क्रम में जोड़ पाओगे नहीं, तो हम डॉट डॉट करके करते हैं कितना 330 और कितने वोल्ट से जोड़ दे इसको 220 वोल्ट। देखिए जुड़ी कितनी बत्तियां हैं 320 बत्तियां, 330 बत्तियां जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो अगर हम तुमसे कहें कि 330 जोड़ो फिर समांतर क्रम में कैलकुलेशन करो तो नहीं कर पाओगे ना, तो आप इसका फार्मूला बताइए। ये समांतर क्रम में जब जुड़ी होती है तो इसका फार्मूला बताए थे, P = होता है P1 + P2 + P3 डॉट डॉट, ये फार्मूला चला जाता है, जितनी जोड़ना है उतनी जोड़ लीजिए बत्तियां यहाँ पर, तो सबकी एक साथ शक्ति यहाँ से निकल आती है। तो लिखेंगे 360 बत्तियों की कुल शक्ति, तो ये हो जाएगा P = 60 + 60 + 60 कितनी बार 330 बार आपको जोड़ना है, ठीक। यहाँ पर हमारे से एक का निकाल करके कर दें तो ज्यादा आसानी से आएगा। एक कितनी लेगा उसको 360 बार कर दें, 12 घंटे तक जलाई रहती हैं। क्या क्या निकालना था, तो बताइए कि डायनमो से कितनी धारा ली जाएगी। धारा निकालने के लिए कुल शक्ति निकालनी हमको पड़ेगी, एक का निकालने से अगला आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कुल धारा के लिए कुल शक्ति निकालनी पड़ेगी और कितना खर्च बैठेगा। तो ये कैसे जोड़ोगे, देखो इसमें से 60 कॉमन हो जाएगा, क्या नहीं कॉमन होगा, 30 कॉमन हो जाएगा, जरूर 30 कॉमन हो जाएगा। देखो 30 से इसको भाग करो तो कितना बचता है 11 बचता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 2 + 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या बचेगा 11 बच जाएगा,
360 बार, लेकिन इसको ऐसे नहीं हम कर पाएंगे। इसको 360 बार हमको इसको डायरेक्ट गुणा कर लेना है 360 बार बस, है ना। इसकी कैलकुलेशन ऐसे करो कि 60 60 60 कितनी बार जुड़ा है, 330 बार। तो 60 को 330 से गुणा कर लो बस। 0 0 18 का 8 हाथ से चला 1, 18 19, कितने वाट, कुल शक्ति कितनी जुड़ी है 1900, 800 वाट की शक्ति जुड़ी है। अब पूछा है कि कुल कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितने समय तक, समय से अभी नहीं मतलब है, लिखा 12 घंटे तक जलाया जाता है। तो बताइए कि डायनेमो से कितनी धारा ली जाएगी। केवल धारा आपको निकालना है आई स्क्वायर, कौन सा लगा दे, पी अपॉन बी। पी कितना है 19,800 और बी कितना आया है 220। ये कट जाएगा, ये डिवाइड का 11 से होगा 11 2 22, 11 1 11, 11 8 जाइए। यहाँ पर कितना बचा, ये बचा हुआ है 2 से इसको भाग के कितना आ गया 90 एम्पियर की धारा ली जा रही है। पहला आंसर लिया गया 90 एम्पियर की धारा ली जा रही है। फिर 12 घंटे में कितने यूनिट लॉस होगा, तो यूनिट लॉस आप इससे निकालते थे W = PT, इससे निकालते थे ना। तो कुल P कितना आया है 19,800 और घंटे कितने 12। लेकिन ये किसमें होना चाहिए, किलोवाट में। अगर ये वाट में है तो 1000 से भाग करना पड़ता था। ये 2 0 इससे कट गए। पहले इसको हमने 10 से भाग कर दिया तो आ गया 19.8 गुणे 12, कितना हो जाएगा 12 ठीक 96 हासिल हुआ 9। 12 9 कितना होता है 108, 108 और 9 कितना हो जाएगा 108 और 9 हो जाएगा 17, 117 हासिल कितना होगा 11। 12 12 12 और 11 23, एक अंक बाद दशमलव लगेगा 2 3 7.6 यूनिट, इतने यूनिट विद्युत लॉस होगी। क्वेश्चन नंबर ये था, रुपए पूछा है, कहा है अगर एक यूनिट का मूल्य 175 है तो फिर कितने रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ लिखोगे 1.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से कुल व्यय। आपने इतने यूनिट यूज किया है 2 3 7.6 यूनिट, एक यूनिट का मूल्य है 3 रुपए 75 पैसे, तो कुल में कितना होगा 1.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, बस आपका रुपए में आंसर आ जाएगा 11,415.80, 415 रुपए 80 पैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए आ जाएगा।